हाय एवरीवन, नमस्कार। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बिहार समग्र, जो कि केवीसी नैनो का एक बुक आता है बिहार समग्र, जो कि प्रीलिम्स एवं मेंस दोनों एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं इसके जो स्मरण तथ्य हैं जिनको याद करना हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। हमारे बिहार पीसीएस की जो री एग्ज़ाम होने वाली है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसके संदर्भ में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखने में थोड़े से बोरिंग से लग रहे होंगे, बट ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देर के। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ को हम लोग ऋषि पत्तन के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए एवं मगध को प्रचार का केंद्र बनाया। इसको भी आप याद रखिएगा। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। इसे आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है या पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जबकि वर्ण व्यवस्था, जाति जो व्यवस्था है, इसका ये विरोध करता है। महात्मा बुद्ध ने बोध गया में तपुस एवं मल्लिक नाम के 2 सौदागरों को, जो कि बंजारे थे, अपना शिष्य बनाया। किसको बनाया? तपुस को एवं मल्लिक को। और ये दोनों क्या थे? शूद्र थे। इस तरह बुद्ध ने उन 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? हीनयान एवं महायान। हीनयान के बारे में बात करेंगे। हीनयान के लोग कहाँ रहते हैं? श्रीलंका, म्यांमार, जावा आदि देशों में। महायान के लोग तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया एवं जापान में। फिर बात करते हैं बौद्ध धर्म की एक और शाखा, नाम क्या है? वज्रयान। कहाँ पे प्रचलित हुई? ये जो प्रचलित हुई थी 7वीं शताब्दी में, तंत्र मंत्र से युक्त थी। और इसका प्रमुख केंद्र क्या था वज्रयान का? इसको जरूर ध्यान रखिएगा, भागलपुर जिला, बिहार। कहाँ पे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में इसका केंद्र था वज्रयान का। नेक्स्ट, संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव को अनुशासन कहते हैं। अनुशासन किसको कहते हैं? अनुशासन कहते हैं प्रस्ताव को, के पाठ को। सभा की वैधता के लिए न्यूनतम संख्या कितनी थी, यानी कि कोरम कितना था? 20 था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते थे। संघ में प्रविष्ट होना उपसंपदा कहलाता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पे आधारित था। बौद्ध के लिए महीनों के कितने? 4 दिन। कौन कौन से? अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। कितने दिन? 4 दिन। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ में मिला है? छांदोग्य उपनिषद में मिला है। पंचशील सिद्धांत किसका था? महात्मा बुद्ध का था। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक का है, जैन परंपरा। गाइस, यहाँ पे देखिए टोटल जो है जैन तीर्थंकर 24 हुए हैं। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिदिन 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह एवं अस्तेय जो है प्रतिपादित किए गए थे। किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा। बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा गया है? निगंठ नाग पुत्र। ठीक। जैन धर्म के अनुसार यह संसार 6 द्रव्यों से निर्मित है। कौन कौन से 6 द्रव्य हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे, उसमें महावीर ने अपना 5वां महाव्रत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य कहलाता है वो। जैन धर्म में अत्याधुनिक ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। ठीक है। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्यादवाद अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगीय ज्ञान। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए। ठीक है, 11 प्रमुख अनुयायी क्या कहलाए? गणधर। महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधर की मृत्यु हो चुकी थी, किंतु एक जो है जीवित रहे। नाम क्या था? सुधर्मण। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है।
जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। दक्षिणी जैनी जिनकी दिशाएं ही वस्त्र थीं, ठीक है। स्थूलभद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने इन्होंने ही सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा शुरू की। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे, वो याद रखिएगा इस चीज़ को भी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हम बिहार से संबंधित प्रश्न देखने वाले, बिहार के इतिहास से। हालांकि अभी ये भी सारे बिहार के इतिहास से ही रिलेटेड थे, बट यहाँ पे स्पेशल कुछ देखते हैं। बिहार में पुरापाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से मिले और नालंदा से मिले, उत्खनन हुआ वहाँ से प्राप्त हुए। मध्यपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भागलपुर और चिरांद से, भागलपुर और चिरांद से। नवपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले? चिरांद जो कि सारण में स्थित है, चेचर जो कि वैशाली में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं बिहार में। चिरांद से प्राप्त नवपाषाण काल के साक्ष्य के रूप में चमकदार पाषाण उपकरण मिले, अस्थियों तथा सींगों से बने उपकरण मिले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए। कहाँ से? चिरांद से, जो कि एक नवपाषाण कालीन स्थल है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट क्षेत्र और यहाँ के शासक को प्रेमगंध का उल्लेख है। फिर से देखें, ऋग्वेद में कीकट क्षेत्र का उल्लेख है तथा प्रेमगंध जो कि यहाँ के शासक थे उनका उल्लेख है। बारह पुराण में कीकट क्षेत्र को अपवित्र क्षेत्र कहा गया है। किसमें अपवित्र क्षेत्र कहा गया कीकट क्षेत्र को? बारह पुराण में। अब कीकट क्षेत्र क्या है? बिहार को ही कीकट क्षेत्र कहा गया है, ठीक है, ऋग्वेद में। बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतया उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। प्रारंभ में मगध राज्य की राजधानी गिरिब्रज थी, जिसको राजगीर बोलते हैं। यहाँ का शासक बिंबिसार हर्यक वंश का था, ठीक है। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वश्यकार की सहायता से वज्र संघ के सदस्यों में फूट डालकर उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया तथा उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। किसकी सहायता से? वश्यकार की सहायता से। नाम याद रखिएगा, अजातशत्रु ने ऐसा किया था। मगध में, जो मगध है, मगध के पड़ोस में स्थित था वज्जी। 8 कुलों का एक संघ था। कौन कौन थे इसमें? विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, कात्रिक एवं वज्जी, ठीक है, ये प्रमुख थे उसमें। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों में इसको सर्वछत्रांतक एवं एक राट जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। किसको? महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक एवं एक राट कहा गया है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसी के टाइम पे सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था 325 ईसा पूर्व के आसपास। अशोक के स्तंभ लेख एवं उनमें जो वर्णित विषय हैं इन्हें देखिए, क्योंकि ये प्रश्न बिहार पीसीएस के द्वारा लगातार पूछे जाते हैं। तो शिलालेख प्रथम, जिसमें अहिंसा पर बल दिया गया है। पशु बलि की निंदा एवं समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो पशु बलि की निंदा पहले शिलालेख में की गई है। समारोह पे प्रतिबंध भी है और ये जो अहिंसा है इस पे बल दिया गया है। दूसरे में समाज कल्याण एवं मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है तथा पड़ोसी राज्य जो है उनके वर्णन है। इसमें चोल, पांड्यन, सत्यपुत्र तथा केरल पुत्र शामिल है, ठीक। तीसरे में ब्राह्मणों तथा श्रमणों से उदारता पूर्व व्यवहार है। राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वो हर 5 वर्ष में दौरे पर जाएं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। चौथा है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। पशु हत्या को बहुत हद तक रोके जाने का दावा चौथे में, ठीक है। ये नेक्स्ट जो है 5वां 13वें धम्म महामात्र की नियुक्ति की चर्चा 5वें में है। 6वें में है आत्मनियंत्रण की शिक्षा। 7वें में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता। 8वां अशोक के धर्म तीर्थ यात्राओं का उल्लेख 8वें शिलालेख में है। 9वें में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। 10वें में है ख्याति एवं गौरव की निंदा, धर्म कीर्ति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया। 11वां धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट एवं धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें में सभी प्रकार के विचारों का सम्मान है। विभिन्न संप्रदायों के बीच टकराहट एवं महिला महामात्रों की, मेन चीज़ क्या है कि महिला महामात्रों की नियुक्ति 12वें शिलालेख में की गई और कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है।
पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी इसी में है। 14वें में जनता को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आप पूरे अभिलेखों में जो महत्वपूर्ण है, पहला, दूसरा, पाँचवा, इसी प्रकार से 11वां और 13वां। ठीक है, आगे देखिए। सम्राट अशोक ने बिहार प्रांत में नागार्जुन पहाड़ी व बराबर की पहाड़ी को कटवाया और 2 शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया। बराबर की गुफाओं में लोमस ऋषि की गुफा, गोपिका गुफा ये उल्लेखनीय है। चौथी गुफा में 5वीं शताब्दी के मौखरी शासक अनंत वर्मा का लेख अंकित है। कौन सी गुफा में? चौथी गुफा में। नागार्जुन पहाड़ी की तीनों गुफाओं में अशोक के पौत्र देवानामप्रिय दशरथ के अभिलेख अंकित हैं। कहाँ पे? नागार्जुनी पहाड़ी की तीनों गुफाओं में। जो भिक्षु थे उनके आजीवक संप्रदाय के लिए दी गई थी, भिक्षुओं के लिए। बराबर पहाड़ी पर भी स्थित 4 में से 3 गुफाओं में अशोक के शिलालेख होने से यह ज्ञात होता है कि 2 गुफाएं अशोक के द्वारा शासन के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष में भिक्षुओं को दी गई थीं। इन गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए बनवाया था। विशाखदत्त के मुद्राराक्षक तथा मौर्यों को वृषल कहा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। कौटिल्य यानी चाणक्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास को जानने का एक स्रोत है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज सेलुकस का दूत था। मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक थी, नाम था इंडिका। मौर्यों के शासन व्यवस्था को जानने का सबसे अच्छा स्रोत है। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य जैन आचार्य भद्रबाहु के से जैन धर्म की शिक्षा ली तथा श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पे शरीर को त्याग दिया। कैसे त्याग दिया था? खाने को छोड़ करके। इसको भी एक प्रक्रिया कहते हैं, उस प्रक्रिया का नाम आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक व्रत होता है जिसको किया जाता है, जिसको खाना नहीं खाते हैं तो एक शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, पूछा जाता है तो ये यहाँ पे इस तरीके से होगा। अभिलेखों में अशोक को देवनामप्रिय एवं देवनामप्रियदर्शी से संबोधित किया गया है। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख से अशोक का नाम मिलता है। इसके अतिरिक्त गुर्जरा नेतूर जो कि मध्य प्रदेश और उड़ेगुलम कर्नाटक के अभिलेख से अशोक को अशोक के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो गुर्जरा नेतुर में अशोक का नाम मिलता है और जो मास्की है वहाँ पे अशोक का नाम सर्वप्रथम मिलता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कल्हड़ की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में जो झेलम नदी थी, जिसको पहले वितस्ता कहते थे, के किनारे श्रीनगर की स्थापना की थी, शहर की। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली को एवं लिपि के रूप में ब्राह्मी को अपनाया। अभिलेखों द्वारा प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा अशोक को संभवतः ईरानी शासक डेरियस से मिली थी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है ये। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक लिपियों में मिलते हैं। मौर्य काल में काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग, मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। मौर्य काल में कारशार्पण जो कि चांदी का था एवं तांबे का, सुवर्ण सोने का, माशक भाषक और काकणी तांबे का प्रचलित सिक्का था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? बृहदत्य। 185 ईसा पूर्व में बृहदत्य की हत्या कर दी गई उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा और फिर शुंग वंश की स्थापना की गई। देखिए लास्ट का जो वर्डिंग होता है इससे हम रिलेट कर लेते हैं कि अपकमिंग में जो शासन आ रहा है जिस शासक का, वो कौन होगा। ठीक है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोर थरीगिरी खारवेल द्वारा विजित की गई थी। पाटलिपुत्र के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा मौर्य काल का उत्कृष्ट उदाहरण है। पटना के कुम्हार से लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजा प्रसाद के भी साक्ष्य मिलते हैं। मुख्य परीक्षा में से प्रश्न बहुत बन जाते हैं। अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते थे? रज्जुक। मौर्य काल में समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। कलिंग नरेश खारवेल महामेघवाहन अथवा चेदी वंश से संबंधित थे। दोनों में से कोई अगर आता है, दोनों आते हैं तो हम ऑप्शन ई चुन लेंगे। ठीक है, इससे संबंधित हमने प्रश्न सॉल्व करवाया था आपको। चले आगे देखते हैं। यहाँ पे शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल कहलाता है। ठीक है,
जो शुंग राजा थे, इनका जो काल है वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म में पुनर्जागरण काल कहलाता है। शुंग काल में ही डेमेट्रियस के नेतृत्व में यवनों का आक्रमण पाटलिपुत्र पे हुआ। पुष्यमित्र शुंग के प्रयास से ही पाणिनिकृत अष्टाध्यायी जैसे ध्रुव ग्रंथ पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। पाणिनि की अष्टाध्यायी थी, पतंजलि की महाभाष्य थी। प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि मनेर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? पटना मनेर के निवासी थे। फिर पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। शुंगों के सर्वोत्तम स्मारक स्तूप हैं। कौन है? स्तूप। सर्वोत्तम स्मारक कौन है? शुंगों के स्तूप हैं। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र भागवत के शासनकाल में के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक क्या नाम था? एंटियोलकीड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो हेलियोडोरस का जो वासुदेव के सम्मान में जो गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया था, इससे प्रश्न बनते हैं। बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली है। इसका निर्माण भी शुंग काल में हुआ है। इसमें कमल, राजा रानी, पशु हो गया, पुरुष हो गए, बोधि वृक्ष, छत्र, त्रिरत्न, कल्प वृक्ष आदि प्रमुख हैं। शुंग काल में समाज में जो बाल विवाह था, इसका प्रचलन था। कन्याओं का विवाह 8 से 12 वर्ष की आयु में किया जाने लगा था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो विम कडफिसस यानी कुषाणों ने चलाए। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वमेघ, ये याद रख, अश्वघोष सॉरी, तो यहाँ पे ये बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन जैसे विद्वान थे। चरक जैसे चिकित्सक थे। ये ध्यान रखिएगा किसके टाइम पे थे। चरक कुषाण वंशी कनिष्क के दरबार में जाने माने चिकित्सक थे। इनके द्वारा चिकित्सा शास्त्र पर एक ग्रंथ भी लिखा गया था जिसको चरक संहिता कहते हैं। कनिष्क कुल का अंतिम सम्राट कौन था? वासुदेव था। ठीक है। और फिर इसके बाद में गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है, हम गुप्त वंश की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 से 20 में गुप्त संवत चलाया गया। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। किसने? विंसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन। फिर वी स्मिथ भी कहते हैं इसे। समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य के अधीन किया गया। समुद्रगुप्त के वीणा अंकित मुद्राओं से अज्ञात होता है कि वह संगीत में इंटरेस्ट रखता था। समुद्रगुप्त के जो विषय में हरिसेन स्थित वहाँ पे लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति है, उससे जानकारी मिलती है। हरिसेन ने लिखा था उसको, प्रयाग प्रशस्ति को। समुद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके सकारी की उपाधि धारण कर ली। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। व्याघ्र प्रकार के सिक्के उत्कीर्ण करवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और गुप्त शासकों में सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो कुमारगुप्त के मिले हैं। कुमारगुप्त के शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। कुमारगुप्त के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी बिहार में। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता था। ठीक है। गुप्त काल में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो ये 1/4 से 1/6 थी। गुप्त राजाओं ने ही सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की, सबसे ज़्यादा। और दिनार, इनको जो है दिनार कहा गया था, स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया था। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र गुप्त काल की ही है। बरहामीर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनके द्वारा बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका की रचना की गई बरहामीर के द्वारा। नालंदा की पहचान सर्वप्रथम किसने की? तो कनिंघम ने की। गुप्त काल में दास तथा जो प्रथा थी वो विद्यमान थी। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, जबकि मनु ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी और उसके प्रमुख थे गोप्ता। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी तथा ग्रामणी कहलाता था उसका जो मुखिया था। अन्य सदस्य कौन थे? महत्तर कहलाते थे। गुप्तकालीन समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रथा ये कुछ भी नहीं था, याद रखिएगा। गुप्त काल में सती प्रथा विशेषतया सैनिक जातियों में विद्यमान थी। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखी जो प्रमाण है वो एरण अभिलेख 510 ईस्वी से मिलता है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है।
गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद एवं गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट, बरहामीर, ब्रह्मगुप्त। कहाँ के थे ये सभी? पाटलिपुत्र के निवासी थे। बोध गया के महाबोधि मंदिर तथा राजगृह के मनियार मठ का निर्माण कब हुआ है? तो ये भी हुआ है गुप्त काल में ही। फिर बात करते हैं पाल वंश के बारे में। पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। ठीक है। गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोढल ने धर्मपाल को परम सौगात कहा गया। इसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र थे। तो हरिभद्र कहाँ के थे? तो ये धर्मपाल के राज्यसभा से थे। महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना गया। पाल वंश का दूसरा संस्थापक महिपाल प्रथम थे। दाई भाग के जन्मदाता जिमूत वाहन को पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त था। किसको? जिमूत वाहन को। दाई भाग के जन्मदाता थे वो। तारानाथ ने संध्याकर द्वारा रचित रामपाल चरित के नायक रामपाल को इस वंश का अंतिम शासक यानी पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल था। और जिमूत वाहन पाल वंश के यहाँ पे संरक्षक, इन्हें संरक्षण मिला था उसका, पाल वंश का। 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा की तथा इसने पाल साम्राज्य को रूहमा कहा था। किसने? सुलेमान ने रूहमा कहा था। पाल शासकों के समय शांत रक्षित और अनीशा दीपंकर नामक बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा करी तथा कालांतर में धर्मस्वामी नामक विद्वान। फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे एंशियन हिस्ट्री से जुड़े जितने भी प्रश्न थे जो कि केबीसी नैनो से आए थे, एंशियंट हिस्ट्री के जो केबीसी नैनो से जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने सारे कवर किए। अब हम लोग जो भी क्वेश्चन देखने वाले हैं वो सारे हमारे मध्यकालीन बिहार के इतिहास से संबंधित हैं। ठीक है, इसे हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।